बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस एंक्लोजिंग ए चार्ज। यानी आपके पास एक सरफेस है, जिस तरह यहाँ पर शो की गई है। ये एक स्फेरिकल सरफेस है, इसके अंदर एक चार्ज पड़ा हुआ है। तो इस चार्ज की फील्ड लाइंस हमें पता है कि अवे फ्रॉम द चार्ज आउटवर्ड मूव करती हैं। और अगर ये चार्ज किसी सरफेस के अंदर पड़ा है, जिस तरह ये बाहर एक स्फेरिकल सरफेस मौजूद है, तो इस सरफेस का एक एरिया होगा टॉप का। जिस तरह हर बॉल का, हर स्फीयर का एक टॉप का एरिया होता है, उस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आएंगी और उस एरिया के थ्रू फ्लक्स होगा। तो हम सपोज करते हैं कि कंसिडर ए क्लोज सरफेस इन फॉर्म ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस r विच हैज़ ए पॉइंट चार्ज q एट इट्स सेंटर। हम कहते हैं कि एक ये सरफेस है, स्फेरिकल है, इसका रेडियस r है और इसके सेंटर में एक चार्ज q पड़ा हुआ है। तो अब इस q की फील्ड लाइंस आउटवर्ड मूव करेंगी। तो हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये अंदर मौजूद चार्ज की वजह से जो इस सरफेस पे फ्लक्स आपको मिलेगा वो हम मालूम कर लें। तो कल हमने फ्लक्स के बारे में कहा था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू एन एरिया इज़ कॉल्ड फ्लक्स। हमने कहा था ये एक फिनोमेना है जिसमें किसी एरिया के थ्रू परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आती हैं। तो अब इस चीज़ को अगर स्टडी करना है तो कल तो हमारे पास एक एरिया था, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी और एक ही एंगल बन रहा था एरिया और वेक्टर एरिया और ई के दरमियान। लेकिन आज हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफरेंट डायरेक्शंस में गुजर रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम अपनी सरफेस को डिवाइड कर देते हैं इनटू स्मॉल नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट्स। यानी ये इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एरिया हम सरफेस पर ले लेते हैं, बिल्कुल जिस तरह एक फुटबॉल होता है। आप समझें कि इस फुटबॉल के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है और फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही हैं। इस फुटबॉल के सेंटर पर अगर चार्ज पड़ा हो तो फुटबॉल की जो सरफेस है उसकी सरफेस से परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो अब हम क्या करते हैं कि टोटल फ्लक्स इस फुटबॉल के थ्रू या इस स्फीयर के थ्रू कैलकुलेट करने के लिए हम इसको स्मॉल नंबर ऑफ़ एरियाज़ में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, A3, A4, इस तरह बहुत सारे एरियाज़। ये तो फुटबॉल में हमने बड़े शो किए हैं ताकि हमें फिगर नज़र आ सके। लेकिन ये जो आपके पास एरियाज़ हम डिवाइड करते हैं सरफेस के ऊपर, ये जो सरफेस पे एरियाज़ बनाते हैं, ये डेल्टा A1, डेल्टा A2 अप टू सोन डेल्टा AN, ये इन्फिनिटेसिमली स्मॉल हैं, यानी बहुत छोटे हैं। इतने छोटे हैं कि ये ऑलमोस्ट एक प्लेन की तरह बिहेव करते हैं। तो बहुत बड़े स्फीयर का अगर छोटा सा पोर्शन आप कंसिडर करें तो वो एक प्लेन की तरह ही बिहेव करता है, यानी बिल्कुल एक पैरेलल या प्लेन सरफेस की तरह। जिस तरह हम ज़मीन को देखते हैं, जिस जगह पर हम बैठे होते हैं, अगर उसके इर्द गिर्द देखें, उस ज़मीन को देखें तो वो प्लेन नज़र आती है और कहीं से हम ये नहीं कह सकते ये किसी स्फीयर का हिस्सा है, यानी अर्थ एक स्फीयर की तरह है। लेकिन वो वजह यह है कि इतना बड़ा स्फीयर है, उसके छोटे से सरफेस एरिया को जब आप देखते हैं तो वो प्लेन की तरह ही बिहेव करता है। तो यहाँ पर भी ये पीसेस इतने छोटे हैं कि ये ऑलमोस्ट प्लेन की तरह बिहेव करते हैं। अब हम ये कहते हैं कि ये जो पहला एरिया है, एक पीस का एरिया है, उसका वेक्टर एरिया डेल्टा A1 है, जो इसके साथ इस स्केलर एरिया यानी प्लेन एरिया के साथ परपेंडिकुलर है। दूसरा एरिया डेल्टा A2 है, जो इस प्लेन एरिया के साथ, दूसरे प्लेन एरिया के साथ परपेंडिकुलर है। इसी तरह डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5, आप बहुत सारे एरियाज़ यहाँ पे 4, 5, 6, एक एरिया, आखिरी एरिया जो है डेल्टा
एन कह देते हैं। हम तमाम सफ़ियर की सरफेस को छोटे छोटे एरियाज़ में डिवाइड कर लेते हैं, ए डेल्टा A1, डेल्टा A2 अप टू सो ऑन डेल्टा AN। अब अगर सेंटर में आपके पास चार्ज पड़ा हो तो मिसाल के तौर पे डेल्टा A1 को देखें, यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेगी तो इस सरफेस से हो के छोटे से पैच से जब गुजरेगी तो ऑलमोस्ट वो डेल्टा A1 के साथ पैरेलल होगी और उसको आप E1 कह दें। जो एरिया A2 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही है उसको आप E2 कह दें। जो A3 से गुजर रही है उसको आप E3 कह दें। E4, E5 अप टू सो ऑन डेल्टा AN से जो गुजर रही है उसे आप EN कह दें। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज कॉरस्पॉन्डिंग टू एरिया डेल्टा A1, डेल्टा A2 अप टू सो ऑन डेल्टा AN आर E1, E2 अप टू सो ऑन EN रिस्पेक्टिवली। यानी डेल्टा A1 से E1 गुजर रही है, डेल्टा E2 से A2 से E2 गुजर रही है, डेल्टा A3 से E3 गुजर रही है अप टू सो ऑन। जो आखिरी है आपके पास डेल्टा AN, वहाँ से EN गुजर रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम टोटल फ्लक्स निकालना चाहते हैं थ्रू दी सरफेस। हम तो इस सफ़ियर को से टोटल फ्लक्स निकालना चाहते हैं जिसकी एक शेप हमने कुछ इस तरह से पैचेस की शक्ल में देखी कि इसके छोटे छोटे पैचेस हमने इसके ऊपर बना लिए और उसको अलग फिगर में हमने शो किया है। तो अब टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? पहली सरफेस के थ्रू फ्लक्स होगा E1 डेल्टा A1। फ्लक्स आपको पता है E और वेक्टर एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो पहले छोटे एरिया से फ्लक्स हो जाएगा E1 डॉट डेल्टा A1, दूसरे से हो जाएगा E2 डॉट डेल्टा A2, तीसरे से हो जाएगा E3 डॉट डेल्टा A3 अप टू सो ऑन, आखिरी से हो जाएगा EN वेक्टर डॉट डेल्टा AN वेक्टर। तो इन सबको जमा कर देने से इस सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स पता या इस सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स पता चल जाएगा। अब हमारे पास एक चीज़ और भी आप देख सकते हैं कि सेंटर से अगर लाइन इस एरिया से गुजरेगी तो वो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन EN जो इंटेंसिटी होगी इस पॉइंट पर EN, उसकी डायरेक्शन ऑलमोस्ट AN के साथ डेल्टा AN के साथ पैरेलल हो जाएगी। वो तकरीबन पैरेलली बाहर आएंगी। हर छोटे एरिया में अगर आप वेक्टर एरिया और E के दरमियान एंगल देखें तो हर एरिया के लिए ये एंगल 0 डिग्री आता है। E1 और डेल्टा A1 के दरमियान 0 डिग्री है। यहाँ पर E2 ने अपना एंगल थोड़ा चेंज किया है लेकिन डेल्टा A2 ने भी अपना एंगल चेंज कर लिया है। ये आपस में पैरेलल ही रहेंगे, ये आपस में पैरेलल रहेंगे। तो आप इन तमाम केसेस में, इन तमाम एरिया E डॉट एज में आपके पास जो एंगल है वो 0 डिग्री रहेगा। तो क्योंकि अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं इसमें। इसके अलावा देखें, अगर सफ़ियर के सेंटर में चार्ज पड़ा हो तो सफ़ियर की जो सरफेस होती है उसका हर पॉइंट सेंटर से बराबर फासले पर होगा, R फासले पर होगा। तो अगर R फासले पर होगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी पूरी सरफेस के ऊपर जो उसकी मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर सेम रहेगी। मिसाल के तौर पर अगर इधर 10 न्यूटन पर कूलम है तो यहाँ भी 10 न्यूटन पर कूलम होगी, इधर भी 10 न्यूटन पर कूलम होगी, इधर भी। यानी ये E1 की मैग्नीट्यूड अगर यहाँ पर 10 न्यूटन पर कूलम है तो यहाँ भी 10 न्यूटन पर कूलम होगी, यहाँ भी 10 न्यूटन पर कूलम होगी, क्योंकि ये तमाम पॉइंट्स सेंटर से बराबर फासले पर हैं और चार्ज आपका सेंटर पे पड़ा हुआ है। अब हम इसी में फर्दर आगे मूव करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास हमने देखा कि फ्लक्स जो है वो इन तमाम E डॉट एज का सम है। तो और साथ ही हमने देखा कि ये E1, E2, E3 अप टू सो ऑन EN ये सब मैग्नीट्यूड में बराबर हैं। तो जब एंगल आप 0 डिग्री पुट करेंगे तो E1 डेल्टा A1, E1 डॉट डेल्टा A1 ये आएगा E1 डेल्टा A1 कॉस थीटा, और थीटा 0 है। हमें पता है 0 पर फ्लक्स मैक्सिमम होता है, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि 0 के एंगल पर फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो E1 डॉट डेल्टा A1 इज इक्वल टू E1 A1। इसी तरह E2 डॉट डेल्टा A2 इज इक्वल टू E2 डेल्टा A2 E डेल्टा A2।
क्योंकि E1, E2, E3, En ये सब सेम है, इनकी मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि बराबर फासले पर हैं सेंटर से, तो आप इन सबको E कह दें। सबस्क्रिप्ट में हम नंबर इसलिए यूज़ करते हैं 1, 2, 3 कि अगर वैल्यूज़ डिफरेंट हों, लेकिन अगर वैल्यूज़ सेम हों तो सबस्क्रिप्ट्स की जगह पे आप सिंपल सेम चीज़ यूज़ कर सकते हैं। हम E1, E2, E3 अप टू सो ऑन En को E से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा E डेल्टा A1, E डेल्टा A2, E डेल्टा A3। तो ये ओपन करेंगे जब, तो ये आपके पास इस तरह से सम आएगा। अब ई सब में कॉमन आ रहा है, ई आप कॉमन ले लें तो अंदर आपके पास आ जाएगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3, यानी तमाम छोटे छोटे एरियाज़ जो आपने बाहर लिए हैं उनका सम ये आ गया। तो इन सबको जमा करेंगे तो आपको टोटल स्फीयर का सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो ये जब टोटल सरफेस एरिया आप देखेंगे तो ये आ जाएगा E इंटू ये सब जमा करने से छोटे छोटे एरियाज़ आपको सरफेस का टोटल एरिया मिल जाएगा। और स्फीयर की सरफेस का जो टोटल एरिया होता है वो 4πr² होता है। ये 4πr² है और E की वैल्यू 1/4πε0 Q/r² है। यहाँ पे आप देखें कि ये ऊपर 4πr² आ रहा है और E की वैल्यू में फ्रैक्शन के नीचे आखिरी स्टेप में आप देख सकते हैं कि फ्रैक्शन के नीचे 4πε0 r² आ रहा है। तो ये 4πr² और ये फ्रैक्शन के नीचे वाला 4πr² ये कैंसिल हो जाएंगे। जस्ट आपके पास ऊपर क्यूब बच जाएगा और नीचे ε0 बच जाएगा और आपका फ्लक्स आ जाएगा Q/ε0। तो यहाँ पे हमें एक और रिज़ल्ट मिला, वो ये है कि ये जो सरफेस है, क्लोज सरफेस है, इसके थ्रू जो फ्लक्स मिलेगा आपको, इसके थ्रू जो फ्लक्स मिलेगा आपको वो जस्ट इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि सेंटर में चार्ज कितना पड़ा है, क्यू की क्या वैल्यू है और ε0 की वैल्यू पर, यानी मीडियम क्या है अंदर। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास ना कोई आपने देखा कि हम यहाँ पर स्फीयर के लिए ये कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ना स्फीयर का कोई रेडियस मिला इस फार्मूला में, ना वॉल्यूम मिला, ना कोई एरिया मिला, ना कुछ भी नहीं है। यानी ज्योमेट्री ऑफ सरफेस पर ये चीज़ डिपेंड नहीं करती। यानी अगर बाहर एक बॉक्स होता अंदर, क्योंकि फ्लक्स सिर्फ चार्ज पर डिपेंड कर रहा है और मीडियम पर Q/ε0। इसका मतलब है कि बाहर अगर कोई बॉक्स होता तो भी फ्लक्स यही होता। इस चार्ज के बाहर अगर आप ये कहें कि कोई पिरामिड टाइप शेप ले लें, उसके थ्रू भी फ्लक्स वही आएगा। अगर स्फीयर है ये, तो ये फ्लक्स Q/ε0 ही रहेगा। यानी फ्लक्स ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करता, जस्ट इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि सरफेस के अंदर चार्ज कितना है और मीडियम कौन सा है जो चार्ज और सरफेस के दरमियान में लाए करता है। तो ये था हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस एंक्लोजिंग ए चार्ज। कल इंशाल्लाह हम गॉसेस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।